हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पॉइंट द कंपनी रूल का अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखेंगे। इससे पहले जो हमने एक्ट देखा, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 बना। जो खामियां रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में थी, वो खामियां 1773 के एक्ट में दूर की गई और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। ब्रिटिश पास बाय अमेंडमेंट एक्ट। चलो दोस्तों, हम आगे चलते। फ्यूचर ऑफ दिस, इसका फर्स्ट फ्यूचर, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट जो ऑफिशियल काम करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट रोक टोक नहीं कर सकती थी। और साथ ही साथ द एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शंस। अब इन्होंने इलीगल काम किया जब ही सुप्रीम कोर्ट या जुरिडिक्शंस इन पर एक्शन ले सकती थी। लगे तो ये ऑफिशियल जब काम करेंगे, इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकती थी। सेकंड सब पॉइंट, it excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of जो रिन्यू सुप्रीम कोर्ट जमा करता था, वो इनके पास से छीन लिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का था, ये जो भी डिसीजन लेगा वो कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स यानी जो कलकत्ता के लोग थे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यानी कि फॉर एग्जांपल एक हिंदू और एक मुस्लिम अपनी केस कोर्ट में फाइल किए, या फॉर एग्जांपल एक हिंदू आदमी ने अपनी केस कोर्ट में डाला, तो उसका डिसीजन हिंदू लॉ के द्वारा ही लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम आदमी ने अपनी केस सुप्रीम कोर्ट में या कलकत्ता के कोर्ट में डाला, तो उसका फैसला, उसका डिसीजन मुहम्मदियन लॉ के बेस पे किया जाएगा, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश। इसका फोर्थ पॉइंट, इट लेड डाउन दैट the appeals from provincial court could taken to the governor general in council and not to the supreme court। इसको एक मिसाल देकर समझते हैं। आज के टाइम में अगर कोई हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो यानी जो डिसीजन लेने वालों को मंजूर ना रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट के पास जाएगा। बट 1781 के एक्ट के थ्रू कोई प्रोविंशियल कोर्ट कोई डिसीजन देती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बजाय वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। इट इम्पावर्स, उनको एक हक दिया, एक अधिकार दिया, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। इसके एक्ट बनाओ, इसके कानून बनाओ, इसको जो ज़रूरत लग रही, ज़रूरत के कानून है वो बनाओ। ये सब गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा, नॉट ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। आफ्टर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, it was introduced by William Pitts in British Parliament. The next important act was the Pitt Act 1784. It distinguished between the commercial and political function of company. 1784 से पहले कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, but after the 1784 it distinguished the commercial and political functions
ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के थ्रू इसने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन तो डिस्टिंग्विश कर दिया, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये हैंडल करते कमर्शियल फंक्शन को, एंड पॉलिटिकल फंक्शन को हैंडल करने वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों भी बोर्ड और डायरेक्टर ये लंदन में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ कमर्शियल फंक्शन थे, नॉट पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल फंक्शन सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे और क्वीन ऑफ ब्रिटिश। ये पॉलिटिकल फंक्शन चले गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और कमर्शियल फंक्शन जो गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन थे, नॉट ए पॉलिटिकल। इस एक्ट के थ्रू इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कंट्रोल कर रहा था? पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने जो सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने रिन्यू ऑपरेशन थे वो अब गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, बट पिट्स एक्ट ऑफ 1784 के आने के बाद ये सब गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, यानी कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम कर दिया। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया ये दो तरह से फायदेमंद रहा। फर्स्ट वन इज द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। जो टेरिटोरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो किसके अंडर में चली गई? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। द सेकंड वन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसका सुप्रीम कंट्रोल था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि जो मेन रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इसके अंडर में थी। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पिट्स एक्ट के बाद एक्ट ऑफ 1786 आया। इन दिस एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as the Governor General of Bengal. He placed two demands except head post. जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसने बनने से पहले दो डिमांड की। फर्स्ट इज ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। जो काउंसिल थी इसको एक पावर दी गई। फर्स्ट इज ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द काउंसिल इन स्पेशल केसेस, यानी कि इसको एक पावर दी गई। जो काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर की रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू, जो काउंसिल है जो डिसीजन लेंगी अगर कोई स्पेशल केस आती है इसके पास पावर है कि उससे ऊपर ही फैसला ले सकता। और सेकंड इज इसको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। इसकी 2 डिमांड्स थी। उसके बाद द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया। इन दिस एक्ट इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पावर बढ़ा दी गई। सेकंड इज इट gives the governor general more powers and control over the government of subordinate presidencies बॉम्बे एंड मद्रास। जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज थी इसको मोर इम्पोर्टेंट सेंटर बना दिया गया, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इनसे ज़्यादा पावर दी गई। थर्ड इज इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 years। इसने जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो 20 साल के वास्ते बढ़ा दी। फिफ्थ इज जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे और जो इनका स्टाफ था इनको पेमेंट इंडियाज
जो इंडिया रिन्यू जो जमा होगा उनकी इसमें से दी जाएंगी। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। इन दिस एक्ट, जो मोनोपोली का एक्ट मिला था इनको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू, वो ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जो मोनोपोली है वो ख़त्म, और जो ब्रिटिश मर्चेंट है सिर्फ पहले इन इंडिया ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी हैव राइट टू ट्रेड, बट आफ्टर द 1813 every British merchants have right to trade in India, but in these conditions, इनमें दो कुछ शर्तें दी। फर्स्ट वन इज इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड टी का था और चाइना के साथ जितना ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, ना कि कोई दूसरा मर्चेंट। सेकंड इज, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने फर्स्ट टाइम ये कहा जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। ये एक्ट ने ये शो किया, इट अलाउज द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटमेंट द पीपल। इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया में आने की परमिशन दे दी और इनको ये कहा भाई तो इनको इनलाइटमेंट करो यहाँ के पीपल को। यहाँ के जो लोग हैं उनको हमारे क्रिश्चियन के बारे में बताओ, हमारे मज़हब के बारे में बताओ, हमारे धर्म के बारे में बताओ, इनको हमारे फ़ायदे बताओ कि हमारे धर्म में ये है, इनको हमारे तरफ कन्वर्ट करो। इन्होंने 1813 के एक्ट के थ्रू इनको ये परमिशन दी। इट प्रोवाइडेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो इंडिया में प्रोवाइड किया कि भाई इंडिया के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वेस्टर्न एजुकेशन दो, नॉट अ इंडिया, इनको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन दो। फिफ्थ इज, लोकल गवर्नमेंट को ये कहा गया कि भाई इनसे तुम्हारे टैक्स कलेक्ट करो और तुम्हारे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जितने भी तुम्हारे डेवलपमेंट हैं उनको ये टैक्स उस पर खर्चा करो, क्योंकि जो मेन टैक्स था वो सब तो गवर्नमेंट ब्रिटिश लोग लेके जाते थे। इनको लोकल गवर्नमेंट को ये कहा गया कि तुम भाई तुम्हारे हिसाब से टैक्स जमा करो और तुम्हारे काम में लो। बट ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर इतना टैक्स, इंडिया के लोगों पर इतना टैक्स लगा दिया था कि वो टैक्स पे नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कहा कि तुम भी भाई टैक्स कलेक्ट करो और जो तुम्हारे गांव में है, जो तुम्हारे एरिया में है, वहाँ का डेवलपमेंट करो। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। इन दिस एक्ट फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसके हाथ में सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी गई। यानी कि अब जो सिविल और मिलिट्री जितने भी अफेयर्स होंगे वो अब कंडक्ट करेगा और जिसके जो हाथ में होंगी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में होंगी। थस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इन दिस एक्ट जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने टेरिटोरियल एरिया पर कब्जा किया था वो डायरेक्ट ब्रिटिश इन इंडिया के हाथ में चले गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। इनके नाम से इतने हार्ड है। सेकंड पॉइंट इज, फॉर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास ये गवर्नर ऑफ इंडिया के अंडर में आ गए। गवर्नर ऑफ इंडिया है, इसके अंडर में गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास इसके अंडर में आ गए। फॉर दिस एक्ट जो लॉ 1833 से पहले जो बनाए गए
उनको रेगुलेशन कहा गया। आफ्टर दिस एक्ट जितने भी लॉ बनेंगे उनको एक्ट कहा गया। फॉर दिस एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कमर्शियल बॉडी, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पिट्स एक्ट के थ्रू इनको कमर्शियल पावर मिली थी वो इस एक्ट के थ्रू वो खत्म हो गई। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई इन इंडिया। The Charter Act of 1833 attempted to introduce system of open competition for selection of civil servants and said that the Indians should not be debarred from holding any place। इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि भाई इंडिया का एनी पर्सन कैन ज्वाइन सिविल सर्वेंट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट बट आफ्टर द नेगेटेड अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। जब ब्रिटिश ऑफिसर ने ये कहा भाई ये तो हमारा राइट है, इनको तुम इंडिया के लोगों को कैसा दे सकते, इसी के इस अपोजिशन के थ्रू ये एक्ट, ये जो फ्यूचर्स था वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो सही था लेकिन लागू नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ।